नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे, खासकर मुंबई में आजाद मैदान में उन्होंने काफी बड़ा आंदोलन किया, काफी लोग जुड़े, यहाँ तक कि प्रशासन को कड़ी थोड़ी सी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी ताकि लोग जो चारों तरफ फैल गए थे उनको रोका जा सके। हाईकोर्ट का आदेश आया है, उससे क्या निकलकर सामने आ रहा है और आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ आगे मुद्दे उठ सकते हैं, इसको लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चर्चा के लिए सुहास राणे जी, जो कि मुंबई अध्यक्ष है संभाजी ब्रिगेड के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जय जी जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात यही करना चाहेंगे कि ये जो मराठा आंदोलन है, ये कब से इसकी शुरुआत मानी जाए और अब ये कहाँ पहुंचा है? प्रथमतः मैं आवाज इंडिया टीवी चैनल्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इस सेंसिटिव विषय पे आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया और आपने जो सवाल किया है, मराठा आरक्षण की जो ये मूवमेंट चले है, मराठा आरक्षण की डिमांड करने वाले कैलाशवासी अन्ना साहेब पाटिल साहब, इन्होंने ये प्रथम शुरुआत की थी। आर्थिक निकष पर मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद में अलग अलग लोग थे जो मराठा आरक्षण के मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने इस आरक्षण को आगे बढ़ाने का काम किया। 1990 में मराठा सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष माननीय पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब ने मराठा समाज को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिलना चाहिए, ये डिमांड किया और उसी आधार पर आज अलग अलग आरक्षण के मुद्दे पे अनेक आंदोलन हुए। आज जो मनोज जरांगे पाटिल जी ने जो मुंबई में आंदोलन किया था 5 दिन का, उनका भी वही डिमांड था कि ओबीसी के अंतर्गत हमको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये आरक्षण की शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी आंदोलन किए गए, उसके अंदर सबसे बड़े आंदोलन जो महाराष्ट्र में हुए, जो कोपरडी की घटना हुई थी, जो हमारे समाज की एक भगिनी के ऊपर अत्याचार करके उनकी हत्या की गई, उसके बाद में जो समाज उठा और लाखों के मोर्चे निकले, करोड़ों के मोर्चे निकले और ये 58 मोर्चे जो सक्सेसफुल मोर्चे थे वो शांतता के माध्यम से निकले गए थे। लेकिन मराठा समाज के अंदर जो ग्रामीण समाज का हमारा जो युवा वर्ग है, जो आज शिक्षण से, नौकरी से वंचित है, उनके अंदर एक आग थी कि हमको ये आरक्षण कब मिल सकता है। इस वजह से ये जो आरक्षण का जो लड़ाई है, लड़ाई में से बहुत से लोग इसमें शहादत हुए, जिनके ने आत्महत्या की है, किन्होंने आरक्षण के बारे में बहुत सी लड़ाई लड़ने वाले जो भी नेता है, ये नेताओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारा जो आरक्षण की जो मांग, एक समाज की मांग है, हमको आज नौकरी नहीं मिल रही है, हमको आज शिक्षण सही नहीं मिल रहा है। नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारा आरक्षण में हमको उसके अंदर प्राविधान नहीं है जी। हमारी खेती कम हो गई है, हमको उस कमाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए हमारे ग्रामीण भाग के जो शेतकरी, मेरे जो युवा वर्ग है, वो आज नौकरी से वंचित है। इसकी वजह से उनके अंदर एक अलग से कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, आरक्षण हमको मिलना चाहिए और आरक्षण के ही माध्यम से हम हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधार सकते हैं। इसके लिए आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं आज के तारीख में। हाईकोर्ट का ये जो आदेश आया है, किस तरह से आप इसे देखते हैं और इसका राजनीतिक रूप अगर देखें तो वो क्या हो सकता है? जो हाईकोर्ट का जो अभी निर्णय आया है, जो हैदराबाद गैजेट के ऊपर जो निर्णय दिया गया है, वो हैदराबाद गैजेट पहले से ही अवेलेबल था और जो मराठा कुंभी जिनकी नोंद मिलती है महाराष्ट्र में, जो तहसील कार्यालय में हो या ग्राम पंचायती में हो, उनको वो आरक्षण मिल सकता है। हैदराबाद गैजेट लागू करवाने के पीछे एक बहुत बड़ा थोड़ी सी हमारी जीत हासिल ऐसी हुई है कि जिनके नोंद मिल सकती है ग्रामीण विभाग में, जैसे कि ग्राम पंचायती है, जिला ग्राम पंचायती है, इसमें नोंद जिसकी मिलती है उसके परिवार लोगों को, मतलब उनके पूर्वज जो कुंभी, मराठा कुंभी जिनकी नोंद मिले, उनके आज के लोगों को वो मिल सकते हैं। इसलिए वो बहुत ही अच्छा है और हाईकोर्ट उसको विरोध क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए वो विरोध नहीं कर सकते और वो इसलिए टिका रहा है जी। वो जीआर रद्द नहीं हो सकता है जी।
अब इस आंदोलन में जहां मनोज जरांगे जी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उससे कुछ चीजें साफ निकलकर सामने भी आई, लेकिन अगर हम अभी की बात करें, नागपुर में आंदोलन चल रहा है, ओबीसी जो समाज है वो आंदोलन कर रहा है, छगन भुजबल जी है उसमें, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? क्या इसका एक राजनीतिकरण हो रहा है बजाय इसके कि मराठाओं को आरक्षण मिलना अब जरूरी हो गया है? खास करके जो कुर्मी समाज है, जो ओबीसी में अपने आप को चाहता है कि उन्हें आरक्षण दिया जाए, तो अब ये राजनीतिकरण ज्यादा हो गया है बजाय जो सही तरह से आरक्षण आसानी से दे दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें टोटली पॉलिटिक्स लाया गया है। अभी जो ओबीसी के नेता, जो सो कॉल्ड नेता, जो ओबीसी समाज के सामने आके मराठा जो आरक्षण मांग रहा है वो संवैधानिक अधिकार से मांग रहा है। और इससे पहले जितने भी समितियां, आयोग मराठा समाज के लिए सरकार ने बनाए थे, दोनों सरकार ने, उसमें उन लोग ने साबित किया गया कि मराठा समाज सोशली बैकवर्ड हो चुका है और उस समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस बात से ऐसा क्लियर होता है कि जो विरोध कर रहे हैं वो नेता विरोध कर रहे हैं, समाज विरोध नहीं कर रहा है। आप गांव खेड़े में जाएंगे तो आज भी वो 18 पगड़ जाति के ओबीसी, मराठा, कुंभी, इनका रोटी बेटी भी व्यवहार होता है, शादी व्यवहार भी होता है। तो विरोध लोग नहीं कर रहे, जनता नहीं कर रहे, विरोध उनका प्रेजेंटेशन करने वाले जो सो कॉल्ड ओबीसी नेता है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं। मेरा ये सवाल है सभी पॉलिटिक्स के पार्टी के लीडर लोग को, जो कांग्रेस के लीडर है, जो एनसीपी के लीडर है, जो शिवसेना के लीडर है, जो शिंदे गट के लीडर है, जो अजित पवार गट के लीडर है, जो मनसे के अध्यक्ष है, उन्होंने क्लियर करना चाहिए कि मराठा समाज को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो कैसे मिलना चाहिए, ये सरकार कैसे देगी, ये प्रस्ताव आप रखेंगे या नहीं रखेंगे। और मैं इससे भी आगे जाके आपके चैनल के माध्यम से उनको आह्वान करना चाहता हूं कि आपके पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्लियर कीजिए कि मराठा समाज को आप आरक्षण किस तरीके से देना चाहते हैं। जी, तो एक बात यहाँ ये भी निकल के सामने आ रही है कि अगर वो नहीं खुलकर बोल रहे हैं तो क्या उसके पीछे की नीति हो सकती है? क्यों नहीं वो खुलकर सामने आकर ये बोलना चाहते हैं कि हाँ आरक्षण मिलना चाहिए? सभी पॉलिटिकल पार्टियों का ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए जी। ये क्या बोलते, खासगी रूप में, वैयक्तिक रूप में हाँ बोलते, लेकिन जब मीडिया के सामने जाना पड़ता है, जब सरकार से बात करनी पड़ती है, सदन में बात रखना पड़ता है, विधानसभा में बात रखना पड़ता है, तभी कोई भी मराठा समाज का भी नेता, मराठा समाज का भी आमदार, मराठा समाज का भी खासदार जी, ये लोग खुल के बात नहीं करते, क्योंकि उनके आकाओं का, उनके पार्टियों के आकाओं का ये इसको समर्थन नहीं है, छुपा समर्थन भी नहीं है इनका। इसलिए इनकी ये बहुत बड़ी एक क्या बोलते अड़चन निर्माण हो जाती है कि हम इस विषय पे कैसे बोले, क्योंकि फिर ओबीसी नाराज हो जाएगा, ओबीसी वोट बैंक नाराज हो जाएंगे, इधर एससी एसटी वोट बैंक नाराज हो जाएंगे। अगर मराठा समाज को आपको आरक्षण देने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, आप हमको वैयक्तिक रूप में बोलते कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, फिर सदन में क्यों बात नहीं रखते किस तरीके से मिलना चाहिए? तो ये सब जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है, ये सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, आरक्षण के माध्यम से लड़ाने का काम करते हैं। अभी तो मराठा वर्सेस ओबीसी बिल्कुल लड़ाई करवाने का काम ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता करते। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के नेता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ बीच में आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आरक्षण लागू हो जाता है और मराठा समाज को आरक्षण मिल जाता है, तो क्या इससे ओबीसी के आरक्षण के कोटे में कहीं कोई असर पड़ेगा? क्या वजह है कि ओबीसी समाज या फिर छगन भुजबल जी जो उनके बड़े नेता बनकर सामने उभर रहे हैं, तो वो किस तरह से, क्या उससे कोई उनके आरक्षण में कमी आएगी, कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई कमी पड़ेगी। मराठा कुंभी मराठा ये एक ही है, और वो ओबीसी का ही एक घटक है। ये बात को हमको समझ के लेना पड़ेगा। अगर वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि आप इंटरनल हमको विरोध तो कर रहे हो, मराठा समाज को ओबीसी के अंतर्गत आना नहीं चाहिए करके आप सीधे सीधे बोल रहे हो कि ओबीसी समाज, मराठा समाज को हम ओबीसी में नहीं लेंगे। फिर ओबीसी की जो इतर समाज के जातियां है, 200 के ऊपर जातियां है,
मतलब लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट जातियों को, जैसे कि माली समाज को, धनगर समाज को और वंजारी समाज को सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी के आरक्षण का मिला है। फिर उसके अंदर जो माली है, धोबी है, सुतार है, इतर ओबीसी समाज के जाति है, उनको न्याय मिला है क्या? उनको हक मिला है क्या? तो उनको भी उनका हक नहीं मिला है। तो इसके लिए एक ही बेटर है होगा कि आप ओबीसी समाज के सहत सभी समाज की जाति न्याय जनगणना कीजिए। कौन सा समाज कितना पिछड़ा है ये आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद में आप समाज को आरक्षण दीजिए। झगड़ा होने वाला ही नहीं है। झगड़ा कराने का काम आप ही लोग कर रहे हैं। आप लोग सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे? मैं तो आपको आह्वान करना चाहता हूं ओबीसी के सभी नेताओं को कि मराठा समाज ने कभी भी किसी भी आरक्षण के जो डिमांड कर रहे हैं, जो भी लोग डिमांड कर रहे हैं, उनको कभी भी हम लोग ने विरोध नहीं किया। हम लोग ने उनका समर्थन ही किया। जिसका जो मागास वर्ग आयोग है, उस मागास वर्ग आयोग के माध्यम से मराठा समाज की सर्वेक्षण होना चाहिए और उस सर्वेक्षण के अंदर अगर मराठा समाज मागास दिख रहा है जी, तो उनको कंसीडर करना चाहिए और उसको कंसीडर करके उनको आरक्षण देना चाहिए। एबीसीडी करके भी आप दे सकते हो, उसके अंदर प्रवर्ग तैयार करके भी दे सकते हो। जी, मनोज जरांगे जी ने मुंबई में एक बड़ा आंदोलन किया, दूर दूर से लोग आए, बहुत हजारों की संख्या में लोग जुड़े, लेकिन ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो कितना असर पड़ा है इस आंदोलन का? ग्रामीण समाज में मनोज जरांगे पाटिल जी का जो असर है वो काफी तर पे पड़ा है। मतलब बेसिकली मराठवाड़ा, वो मराठवाड़ा से बिलोंग करते हैं। मराठवाड़ा में आरक्षण की बहुत जबरदस्त मांग इसके लिए क्योंकि वो जो मराठवाड़ा था वो निजाम काल में स्वतंत्र पूर्व में निजाम काल में था और उनके ऊपर बहुत से अन्य अत्याचार हुए हैं और उनके जो खेती बाड़ी थी वो अभी डिवाइड हो चुकी है। जिनके 10, 12, 20 एकड़ थी अभी वो आधा एकड़ पे आ चुकी है। उनको नौकरी नहीं है, उनको शिक्षण में आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उस मनोज जरांगे पाटिल ने जो मुद्दा उठाया है, मराठा जो गरीब मराठा है, जो जिसको शिक्षण में प्राविधान नहीं मिला है, नौकरी में प्राविधान नहीं मिला है, जिसके खेती में उत्पन्न कोई नहीं हो रहा है। आज अपने सबने देखा होगा बरसात की वजह से शेतकरी पूरा बेहाल हो चुका है, तो वो खेती करने वाला भी मराठा समाज है। तो उनकी सब जगह से मार हो रही है। इसके लिए मराठा समाज का और ये मनोज जरांगे पाटिल जी का जो आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चला, उसका असर गांव खेड़े में बहुत अच्छी तरीके से उनको समर्थन मिला है। जी, पॉलिटिक्स की बार बार बात आ रही है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे भी राजनीति हो रही है। मनोज जरांगे जी का जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें राजनीतिक हलकों से कहीं ना कहीं हल्की सी ये भनक आ रही थी कि मनोज जरांगे जी ने ये जो आंदोलन किया है मराठा आरक्षण को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं शरद पवार जी का हाथ है। क्या आप इसे मानते हैं? नहीं, ये तो अभी ये जो तर्क जो कोई लगाता है, ये तर्क लगाने वाले सब कोई तर्क लगा सकते हैं, लेकिन ये सब में एक कुछ सच्चाई है और कुछ गलत बातें हैं। सच्चाई में बताना चाहता हूँ, मनोज जरांगे पाटिल एक नॉर्मल फैमिली से, शेतकरी फैमिली से आते हैं। उनका इससे पहला कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और उन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया है मेरी जो लड़ाई है आरक्षण के माध्यम से लड़ाई है, यहाँ के गोर गरीब मराठा जो है उनके लिए मेरी लड़ाई है। अभी उनके अंदर जो इन्वॉल्व होने वाले जो है, जैसे कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं संभाजी ब्रिगेड का मुंबई का अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं बेसिक में मराठा हूं। तो अगर मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज के लिए कोई अच्छी मांग लेके आंदोलन कर रहे, तो मेरे सरीके के और भी मराठा समाज के जो नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए उनके आंदोलन में शरीक है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि शरद पवार हमको फंडिंग कर रहा है या हमको कोई और फंडिंग कर रहा है या हम फडणवीस साहब के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे, तो ऐसा नहीं है। ये आंदोलन अभी से नहीं, दोनों सरकार के टाइम पे आंदोलन मराठा समाज के हुए हैं। मनोज जरांगे पाटिल जी के माध्यम से ये सरकार के पहले भी
और भी आंदोलन हो चुके हैं जो मराठा समाज ने किए। आज मनोज जरांगे पाटिल जी को एक नेतृत्व मराठा समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, ये हमारा लीडरशिप आगे आया है, तो उनको लोग उनके अच्छे विषय के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ना ताकि वो एक पॉलिटिकल एंगल से अपने को देखना चाहिए। कोई भी समाज का अगर कोई लीडर सच्चाई से उस समाज को न्याय देने की भावना से अगर लड़ता रहेगा तो सभी मराठा समाज के अंदर के जितने भी लीडर है हमने उनको सपोर्ट किया है। हमारा मराठा सेवा संघ है, संभाजी ब्रिगेड है, हमारी सबसे पहली डिमांड थी 1990 से डिमांड थी कि मराठा समाज को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिलना चाहिए। वही भविष्य में मनोज जरांगे पाटिल जी ने मुद्दा उठाया, इसलिए हमारे संगठन ने उनको सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, मांगों की बात उठी है तो चाहेंगे कि और कौन कौन सी मांगे हैं, क्योंकि सिर्फ एक यही मांग नहीं है कि ओबीसी में शामिल किया जाए, आरक्षण दिया जाए, कुछ और भी उनकी छोटी छोटी मांगे हैं। वो क्या मांगे हैं? नहीं, उनकी एक छोटी छोटी सी ऐसी मांगे थी कि जो ये मराठा आंदोलन के दरमियान जो भी पुलिस केसेस हुए थे वो हम एक समाज की भावना से हम लोग ने आंदोलन किया था। जो भी पुलिस केसेस हुए थे उस पुलिस केसेस को हटाए जाए, ये एक उनकी उसमें से एक छोटी मांग थी। दूसरी एक मांग थी कि जिस मराठा समाज के आरक्षण के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी कार्यकर्ताओं ने, उस कार्यकर्ताओं के पीछे जो फैमिलीज है उनको सपोर्ट के लिए एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये छोटी सी डिमांड है और वो देना चाहिए सरकार ने, वो तो सरकार के हाथ में थी। तो मैं तो सरकार को अपील करना चाहता हूं कि मनोज जरांगे पाटिल जी की जो ये छोटी छोटी जो मांगे हैं ये सरकार ने, मेरे को लगता है कि फडणवीस सरकार ने वो मांग ऑब्वियसली वो उसी टाइम एक्सेप्ट की थी, उसके ऊपर अभी इंप्लीमेंट होना बाकी है। हमको भी सरकार को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मराठा समाज की भावना है कि सरकार देने वाली है हमको, हम सरकार के ऊपर विश्वास रख के ही काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये निकल कर सामने आ रही हैं कि मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी जो समाज है वो उसके विरोध में सामने निकल कर आ रहा है। उसका कहना है कि अगर आरक्षण मिलता है तो शायद उनके कोटे से कुछ कमी होगी या फिर उनके आरक्षण में कुछ असर पड़ेगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इतने सारे संगठन हैं, अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे भी कोई राजनीति है कि अगर वो खुलकर सपोर्ट करते हैं, सामने आते हैं, तो उन पर उनकी राजनीति पर कोई असर पड़ सकता है क्या इसका? नहीं, बिल्कुल वो असर हो रहा है जी। इसके लिए ही सभी पॉलिटिकल पार्टी ये खुल के ना ओबीसी का समर्थन कर रहे ना मराठा समाज का समर्थन कर रहे। उनके पार्टी के नेता क्या कर रहे, उस जाति के हमारे पार्टी के अंदर होने जो लीडर है उनको आगे कर रही है जी। कि तुम बोलो जी। अगर विजय वडेट्टीवार ये कांग्रेस के नेता है जी बिल्कुल, हाँ, वो ओबीसी के भी नेता बन के सामने आ रहे विदर्भ में से, तो वो उनको आगे कर रहे हैं। इधर शरद पवार जी की पार्टी हो या अजित पवार जी की पार्टी हो, पहले शरद पवार के पार्टी में छगन भुजबल थे, अभी अलग गुट बना तो अजित पवार साहब के साथ में छगन भुजबल जी गए, तो छगन भुजबल जी को आगे के, छगन भुजबल जी को आगे करने के बाद में वो ओबीसी के नेता बन के सामने आए। तो ओबीसी के नेताओं को उनके खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने ही है या उनका खुद का पॉलिटिकल करियर बना के रखना है, इसलिए उस माध्यम से ये विरोध चल रहा है। मेरे को लगता है ये पॉलिटिकल एंगल से विरोध चल रहा है। अगर ये पॉलिटिकल व्यू साइड में रख के अगर सही में आप हमारे रिप्रेजेंटेशन बनना चाहते हो तो ओबीसी समाज को भी समझ के लेना पड़ेगा, मराठा समाज को भी समझ के लेना पड़ेगा। मराठा ओबीसी ये एक है, मराठा कुणबी मराठा है, एक है। हजारों दर्जनों प्रूफ सरकार के पास अवेलेबल है, फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध इसके लिए हो रहा है, बार बार यही क्वेश्चन होता है कि विरोध क्यों हो रहा है? विरोध उनके अंतर्गत पॉलिटिक्स के वजह से हो रहा है, पॉलिटिकल विरोध हो रहा है, इसके लिए समाज का कोई भी विरोध नहीं है। जी, आपके नजरिए से जानना चाहेंगे कि ओबीसी किस तरह की मांग कर रहा है? जब आरक्षण का मुद्दा उठा मराठा आंदोलन का होके, तो ओबीसी किस तरह की मांग रख रहा है, किस तरह का विरोध कर रहा है? मैं ओबीसी में पहले भी कह चुका हूं, ओबीसी के समाज विरोध नहीं कर रहे, ओबीसी के नेता लोग विरोध कर रहे। वो उनका कहना है कि हमारे ओबीसी के आरक्षण में से हम हिस्सा नहीं देंगे, तो उसमें से नहीं देंगे तो किस में से देंगे, ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए ना। कोई भी मराठा समाज को
बैकवर्ड क्लास में जाने के बाद ही ओबीसी में ही आरक्षण मिल सकता है। अलग से आरक्षण सरकार ने देने की कोशिश की, राणे समिति जब थी तभी सरकार ने 10% अलग से दिया था, उसके बाद में 13%, उसके बाद में 16% अलग अलग देने की कोशिश सरकार ने की, लेकिन वो हाईकोर्ट में नहीं टिक पाया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया। टिकने वाला आरक्षण कहां से मिलेगा? तो ओबीसी के अंतर्गत ही मराठा समाज को आरक्षण मिल सकता है। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व है कि मराठा समाज को कैसे आरक्षण देना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है, उनको समझ के लेना चाहिए। ओबीसी के नेता को सामने बिठाना चाहिए, मराठा नेताओं को सामने बिठाना चाहिए कि कैसे देना चाहिए। आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? कोई भी ऑप्शन कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं दे रही है। इसके वजह से झगड़ा बढ़ रहा है। ये झगड़ा बढ़ने का कारण क्या है कि ऑप्शन ही नहीं दे रहे। एक ऑप्शन होता है ना कि इनको आरक्षण कैसा मिलना चाहिए, आरक्षण कैसे मिलेगा। मुझे अगर आरक्षण चाहिए तो मैं एक ऑप्शन तैयार करूंगा, पर्याय दूंगा, तो ये पर्याय कोई देना नहीं चाहता है। और जो संगठन बोलता है कि हम पर्याय दे रहे, इसके पहले भी हम लोग ने बहुत से सारे निवेदन मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से हमने सरकार को इससे आने 90 से हम लोग ने जब भी मराठा आरक्षण का मुद्दा उठा तभी हमने तभी की सरकार को निवेदन दिया, उनको ऑप्शन दिया, उनको पर्याय दिया, लेकिन हमारे ऑप्शन पे हमारे पर्याय पे सरकार ने विचार नहीं किया। और ये झगड़ा कैसे बढ़ाया जाए, मराठा और ओबीसी के अंतर्गत पोलराइजेशन कैसे किया जाए, मत विभाजन कैसे किया जाए और मराठाओं को टारगेट कैसा किया जाए, उसके समाज को टारगेट कैसा किया जाए, यही भावना से आज तक की दोनों सरकार का ये फेल्योर है। मैं किसी एक सरकार का फेल्योर नहीं कहूंगा, ये दोनों सरकार का फेल्योर है। विरोधी पार्टियों का भी फेल्योर है और आज की सरकार का भी फेल्योर है कि आप अब तक भी मराठा समाज को कॉन्क्रीट ऐसा आरक्षण का ऑप्शन नहीं दे पा रहे। ये इनका फेल्योर है। चलिए, आपने सरकार की बात की है, पिछली सरकारों पर भी हम जाएंगे और आज की वर्तमान जो कि फडणवीस सरकार है उस पर भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभाजी ब्रिगेड के सुहास राणे जी और हम इनसे चर्चा कर रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर। सर, सरकार की बात चल रही थी, तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार है, आपको क्या लगता है इस मराठा आरक्षण को लेकर उनका किस तरह का रुख रहा है? क्या उससे मराठा समाज संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कि देखिए, कोई भी सरकार ये मराठा आरक्षण के फेवर में नहीं है, ये ऐसा मेरा और मेरे संगठन का व्यक्तिगत मत है जी। हमने आज देखा है जो भी आंदोलन चला, उस आंदोलन में अगर आप एक समर्पक भूमिका, अच्छी भूमिका लेके सामने आते थे, इन्होंने जो भी आज दिया है वो एक सवलत दिया है, फिक्स आरक्षण कुछ भी नहीं मिला है। हमारा जो डिमांड था मराठा समाज को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिलना चाहिए, ये प्रश्न चिन्ह अभी भी बाकी है, ये पूरा नहीं हुआ। यानी कि कोई भी सरकार मराठा समाज को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है, ये ऐसी उनकी ये क्लियर हो जाता है। अगर देना चाहते तो कैसे देना चाहते? समाज के जो आरक्षण की हम लड़ाई लड़ रहे, उस समाज के रियल रिप्रेजेंटेशन से आप बात ही नहीं कर रहे। आप बात किससे कर रहे? आप सरकार को कोई भी मुद्दा, मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, और भी लोग अभी आरक्षण के मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे। आप देखिए, धनगर समाज शेड्यूल कास्ट में डिमांड कर रहा है जी। और भी आरक्षण के लिए और भी आंदोलन चल रहे महाराष्ट्र में, उसके ऊपर सरकार का क्या है? कोई उत्तर नहीं है। और भी लोग खड़े हो जाएंगे, उसके ऊपर आपका क्या उत्तर है? सरकार इसके ऊपर फुल एंड फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि इनको खतरा है अपने वोट बैंक का। ये वोट बैंक नाराज हो जाएगी, वो वोट बैंक नाराज हो जाएगी। इस वजह से ये
मराठा आरक्षण के मुद्दे को इन्होंने पॉलिटिकली मुद्दा बना दिया है। एक सामाजिक मुद्दे के हिसाब से, सामाजिक न्याय देने के हिसाब से, भावना से अगर करने जाएंगे तो आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो सकता है। जी, पिछली सरकारों की बात करें सरकार तो उन्होंने क्या कुछ किया है, क्योंकि ये आंदोलन तो काफी पहले से चला आ रहा है, तो पिछली सरकारें भी रही हैं, क्या उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान अपना दिया था और कुछ निचोड़ निकाला था इस आरक्षण को लेकर? नहीं, पिछली सरकार जो भी थी, देखो आज भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार कहते हैं कि हमने मराठाओं को ये दिया। जब पिछली सरकार थी, महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन था, तभी यही सत्ता में जो आज फडणवीस सरकार बैठी है, यही तभी विरोध कर रहे थे कि इन्होंने बराबर नहीं दिया, ये टिकने वाला नहीं है जी। देखो, मैं तो एक मराठा समाज के ये आरक्षण के लड़ाई का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं कोई टेक्निकली या इस मराठा आरक्षण के मुद्दे को रखने वाला कोई टेक्निकली क्या बोलते हैं उसको, एक माहिर व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैंने आज तक जो आंदोलन में देखा, मतलब लड़ाई, मतलब मैं जब से 2007 से इस मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड से जुड़ा हूं, और तभी से मैं जो जुड़ा हूं, तभी से जितने भी आंदोलन हुए उसमें सभी सरकारों का आरक्षण के प्रति या मराठा आरक्षण के प्रति ये जो देखने का व्यू था वो सही व्यू नहीं था, क्योंकि कोई भी सरकार ने कॉन्क्रीट ऐसा कोई भी सॉल्यूशन मराठा समाज को आज तक नहीं दिया। हमारी आशा है कि ये सरकार दे सकती है। इनके पास केंद्र में भी सत्ता है और महाराष्ट्र में भी सत्ता है। देवेंद्र फडणवीस जी को अगर सही में लगता है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी के अंतर्गत मिलना चाहिए, तो उन्होंने अपील करना चाहिए मोदी जी को। जी बिल्कुल। और मोदी जी को अपील करके इस समाज का सॉल्यूशन कैसे किया जाए आपके हाथ में है। आप विजनरी नेता हो, तो आपके हाथ में होने के बावजूद आपके केंद्र में और राज्य में दोनों में भी सत्ता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? यानी कि इसका सही अगर मतलब निकाला जाए तो आपको नहीं देना है, यही निकलता है। और ये मेरी भावना नहीं है, मराठा समाज के मेरे जितने भी भाई है उनकी यही भावना हो चुकी है सरकार के बारे में, ये कि क्यों कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ बातें करती है। आज शेतकरी इतना आत्महत्या कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया? हमारा मराठा समाज शेतकरी नहीं है क्या? जी। क्या उन्होंने सॉल्यूशन दिया? आज तक वो कुछ नहीं दे पाए। इसलिए तो भावना हो चुकी है ना सर कि मराठा समाज के लिए ये लोग आरक्षण नहीं दे पा रहे, ये भावना हो चुकी है। जी, आपको लगता है कि अब ये जो आरक्षण का मुद्दा है वो मराठा समाज और ओबीसी समाज के बीच एक बड़ा विवाद का कारण बन सकता है, और आने वाले दिनों में हम क्या कुछ इसमें देख सकते हैं? ये विवाद का कारण बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है जी। अगर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं लोग इनको अगर एकत्रित किया जाए, ये सामने सामने बैठे, हम प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? समाज का। मैं समाज का नेता बन के अगर सामने आता हूं, तो दूसरा समाज अगर संवैधानिक अधिकार से एक हक मांग रहा है, तो मुझको भी उच्च संविधान के अधिकार से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके अंदर झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। आप सामने आइए, दोनों समाज के नेताओं मिलकर बैठकर शांति से बैठकर ये सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन ये कराना ही नहीं चाहते। ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट पे आता हूं कि ये राजनीतिक लोग मराठा और ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पे आपस में लड़वाना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं, और आने वाला इलेक्शन, ये जो महानगर पालिका का इलेक्शन है और महाराष्ट्र में जो जिला परिषद का इलेक्शन लगने वाला है, उसको इफेक्टेड करते हुए ओबीसी के नेता लोग जो है, जो अभी कोई पार्षद होगा, कोई नगर सेवक होगा, कोई आमदार होगा, वो उनको इफेक्टेड करने के लिए, अपने राजनीतिक मतदान को साबुत रखने के लिए ये पूरा आरक्षण का खेल खेला जा रहा है, और उसको सरकार भी भुना रही है। ये सब भी मेरा आरोप है, उसको सरकार खुद भुना रही है। जी, एक बार फिर से इस सवाल को दोहराना चाहूंगी। नागपुर में अभी आंदोलन चल रहा है ओबीसी का। विजय वडेट्टीवार जी ने कहा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, तो क्या कहेंगे? ये जो उनका जो स्टेटमेंट है टोटली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। विजय वडेट्टीवार जी बहुत सीनियर पर्सन है, और वो जिस विभाग से रहते हैं वही के पंजाबराव देशमुख जी थे, जिन्होंने जो कुंभी समाज के थे, और वहां पे
पंजाबराव देशमुख जी ने तभी सभी मराठा समाज को ये किया था कि जो मराठा समाज है वो अपना अपना कुणबी प्रमाण पत्र और नाम चढ़वा ले, आगे जाके अपने को आरक्षण मिलना चाहिए। उसी पंजाबराव देशमुख के भूमि से विजय वेडेट्टीवार जी, वहां पे मराठा कुणबी मराठा कोई भी वाद नहीं है। फिर ये वेडेट्टीवार जी ओबीसी को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं, यानी कि वो अपना पॉलिटिकली एजेंडा चला रहे हैं। इस ट्रेलर क्या देंगे आप, क्या ट्रेलर देना चाहते हो समाज को? समाज में आप दंगल करवाना चाहते हो, झगड़े करवाना चाहते हो? ट्रेलर मतलब क्या वाकई होने वाला है कि आप मराठा समाज को ओबीसी समाज के सामने खड़ा करके हमारे दोनों भाइयों का सर फुड़वाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या ट्रेलर है आपका? जी बिल्कुल, तो सीधी सी बात है कि अगर सरकार चाहेगी तो दोनों ही समाज को शांति से बिठाकर उनके प्रतिनिधियों को चर्चा कर सकती है और आगे बढ़ा सकती है। एक आखिरी सवाल हमारे इस पॉडकास्ट में आपसे पूछेंगे कि राज्य में बीजेपी की सरकार है, ये सभी जानते हैं, और केंद्र में भी। क्या आपको लगता है कि अगर केंद्र इसमें हस्तक्षेप करती है तो ये मसला बड़ी ही आसानी से और शांति से सुलझ सकता है? बिल्कुल, केंद्र सरकार अगर इसमें हस्तक्षेप करता है तो मराठा समाज का जो आरक्षण का मुद्दा है सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है जी। पटेल पाटीदार लोगों ने गुजरात में आंदोलन किया, राजस्थान में गुर्जर लोगों ने आंदोलन किया, आंध्र ये तक में रेड्डी राव इन लोग भी ओबीसी समाज में आते हैं, उन लोग ने आंदोलन किया। यूपी में भूमियार लोग हैं, वो लोग भी आंदोलन कर सकते। जो ओबीसी और खेती से, कृषि समाज से जो जुड़ा हुआ समाज है, जो आज प्रगत है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, ये ओबीसी के ही फैक्टर है, ये भी कल डिमांड करेंगे। तो ये जो केंद्र की सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, ये उनका क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी है कि इनके अधिकार को हमको देना चाहिए। अगर आप हमारे वोट से चुने गए हो तो हमारी डिमांड को आपको ही पूरा करना पड़ेगा। अगर आप हमारी डिमांड को पूरा कर नहीं पा रहे हो तो ये दायित्व किसका है? तो केंद्र सरकार का है। अगर महाराष्ट्र डिस्टर्ब है मराठा आरक्षण के ऊपर से तो हमारा हस्तक्षेप करना जरूरी है कि ये क्यों डिस्टर्ब है, इधर क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये सॉल्व नहीं कर रहे आप लोग, तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं इस माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सरकार को अपील करना चाहता हूं, मोदी सरकार को अपील करना चाहता हूं कि ओबीसी समाज की जाति न्याय जनगणना होगी तब ही जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओबीसी समाज की जाति न्याय जनगणना के बाद में ओबीसी समाज के अंदर ये कौन से ऐसे घटक है जो आज भी सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टया मागास है और उनको हक अधिकार अपन दे सकते हैं। ओबीसी की जात न्याय जनगणना, यानी कि पूरे समाज की जात न्याय जनगणना, इसके ऊपर एक अच्छा तोड़ होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी तो सुहास जी, आपने अपनी बात रखी और हमने भी कई सवाल पूछे हैं जो मराठा आंदोलन से, मराठा आरक्षण से जुड़े हुए हैं। बड़ी ही शांति के साथ सरकार इसे सुलझा सकती है। हालांकि कई दांवपेच होते हैं, इसमें भी कई टेक्निकल चीजें होती हैं जिनसे शायद सरकार को भी गुजरना पड़े, और जो महाराष्ट्र के अन्य पार्टी के नेता हैं उन्हें भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्हें सवाल उठाना चाहिए कि आखिर आसानी से इसको क्यों नहीं दिया जा रहा है। रहा ओबीसी और मराठा समाज दोनों, तो आपस में इन्हें मिलकर ही इसका कोई तोड़ निकालना होगा, तभी ये आरक्षण का जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द कुणबी समाज को ओबीसी में तब्दील कर सकता है, उसमें ला सकता है और उनको आरक्षण दिला सकता है। सुहास जी, आप इस स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।